नमस्कार साथियों। मैं सतीश कुमार तिवारी आप सभी को घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इकोनॉमी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होगा, क्योंकि पिछले क्लास में हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बताया था और उत्पादन के कारक के बारे में बताया था। अब हम ये जानेंगे साथियों कि आखिर अर्थव्यवस्था जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आप लोगों को हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो अर्थव्यवस्था शब्द है वो वो अधूरा शब्द है, अपूर्ण शब्द है। तो उसमें जब किसी देश का नाम जुड़ता है तब वो पूरा शब्द बनता है। तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था, सब देशों की अपनी अपनी इकोनॉमी है, लेकिन थ्योरी बच्चों एक ही होता है, अर्थशास्त्र एक है। किताब चाहे अर्थशास्त्र की किताब चाहे अमेरिका में लेकर के पढ़े आप, नियम वही लागू होंगे, और चाहे भारत में रह के पढ़े। तो यहां पर बात ये कहने का तात्पर्य है हमारा कि जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जा रहा है वो पूरे विश्व में कितने टाइप की अर्थव्यवस्था है, या मुख्यतः कितने आधारों पर अर्थव्यवस्था को जो वर्गीकृत किया गया है कितने आधारों पर किया गया है, इन्हीं के बारे में हम आज आप सभी को लोगों को बताना चाहेंगे। अर्थशास्त्रियों ने जैसा कि बात बताया कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः दो आधारों पर, दो भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन आगे चल करके परिस्थितियां ऐसी हुई कि उसमें और अन्य आधारों पर अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में जो दो मुख्य आधार हैं वो क्या क्या हैं। और आपके एग्जाम में एसएससी सीजीएल या एसएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक है बच्चों। तो अब जो आधार हैं वर्गीकरण के, दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः दो आधारों पर अर्थशास्त्रियों ने वर्गीकृत किया है। एक है मुख्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। मुख्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। अब बात है कि मुख्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे अब देखिए बच्चों, पहला, सॉरी क्षमा चाहता हूं, दो भागों में विभाजित किया गया है। यहां पे हम लिख देते हैं बच्चों, दो भागों में विभाजित करते हैं, और क्षमा चाहता हूं, दो भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। कौन कौन से सर हैं? तो पहला है उत्पादन के आधार पर, उत्पादन, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार के आधार पर अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर। अब आपके परीक्षा में पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि संसाधन के आधार पर या उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने टाइप की होती है, या उत्पादन के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था किस नाम से जानी जाती है। तो आप लोग सुने होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन जब यह पूछा जाता है विद्यार्थी से कि किस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है
या विकासशील अर्थव्यवस्था है, तब वहां जवाब देने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो बच्चों हम यहां पर जो पहला आधार विभाजित किया गया है, पहले आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है अर्थव्यवस्था को, 3 टाइप की अर्थव्यवस्थाएं बताई गई हैं। अर्थशास्त्रियों ने 3 टाइप की अर्थव्यवस्था बताई है। कौन कौन सी सर? नंबर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर दो समाजवादी अर्थव्यवस्था। और नंबर तीन मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से समझना है बच्चों। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब अगर पूछ लिया जाए कि संसाधन के स्वामित्व के आधार पर कितने टाइप की अर्थव्यवस्था होती है, 3 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था उत्पादन के आधार पर कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप उत्तर दे देते हो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब सर ये बताइए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? एक एक चीज हम उठा लेते हैं यहां पर। ठीक है बच्चों, एक एक अर्थव्यवस्था को हम, अब पहला आधार आप जान गए हैं कि पहला किस्सा कितने आधारों पर विभाजित किया गया है, तो अर्थव्यवस्था को 3। ठीक है मेरे भाई, तो अब यहां पर हम समझते हैं कि आखिर सर ये बताओ कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा किसको जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? अब खूब ध्यान से पढ़ना है बच्चों, समझना है। अब यहां पर आपने लिखा है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधन, हमने पिछले क्लास में आप सभी को उत्पादन के साधन बताया था। साधन क्या बताया था? उत्पादन के साधन क्या होते हैं? पिछले क्लास में ही हमने बताया था कि बच्चों इसका प्रयोग हमेशा किया जाएगा भूमि पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। जब बच्चों इन चारों आधारों, जब चारों पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, इन चारों पर जब किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति पूंजीपति होता है। क्या होता है मेरे भाई? पूंजीपति होगा, क्योंकि सारे साधनों पर नियंत्रण किसका है? हमारा है। ये मार्कर की कंपनी बना रहे हैं, मार्कर की कंपनी हम खोले हैं, फैक्ट्री लगाए हैं, तो इसमें भूमि भी मेरा लगा हुआ है। भूमि चाहे किराए पर ही लिया हो, लेकिन उसका पैसा कौन देता है? मैं देता हूं। पूंजी मैं ही लगाया हूं, जो लोग लगे हैं उनको मजदूरी मैं ही देता हूं, चाहे वो वेतन के रूप में दे, चाहे मजदूरी के रूप में दे। उसके बाद जो उद्यमशीलता है, व्यवसाय है, वो किसका है? हमारा है। ठीक है, जो जोखिम लेने वाला है। तो इन चारों साधनों पर जब नियंत्रण हमारा होगा, तो इसका मतलब हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, मेरे पास पैसा है, यानी मैं पूंजीपति हूं। और जहां पर पूंजीपतियों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, पूंजीवादी विचारधारा पाई जाती है, उस इकोनॉमी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इसके जनक आप सभी लोग सुने होंगे। जनक जो है वो कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ। कौन माना जाता है? एडम स्मिथ। तो सबसे पहले सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा जरा आप बताओगे क्या? क्या किसको कहा जाता है, या परीक्षा में अगर पूछ लिया गया तो सरल शब्दों में क्या बताएंगे? थोड़ा सा ध्यान से यहां पर सुन लीजिएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था में मेरे भाई, जिस अर्थव्यवस्था में, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के
उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण। नियंत्रण निजी व्यक्तियों का पाया जाता है। निजी व्यक्तियों का पाया जाता है। निजी व्यक्तियों का पाया जाता है। क्या निजी व्यक्तियों का पाया जाता है। और उत्पादन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभ कमाना होता है। क्या होता है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को निजी अर्थव्यवस्था, यहां पर ध्यान से लिखना बच्चों, यहां ऐसी अर्थव्यवस्था को निजी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था को निजी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, के नाम से जाना जाता है। आपके सामने हमने लिख दिया कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का पाया जाता है और उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है भैया, निजी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और निजी अर्थव्यवस्था को बाजारी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर अंडरलाइन करने वाली बात जो है वो ये है, क्या, लाभ कमाना। अगर पूछ लिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। ए भाई, ये मेरे बात बताओ कि जब एक कंपनी मेरी है तो इसमें लाभ किसको होगा, लाभ मुझे होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। तो यहां पर उत्पादन का मुख्य उद्देश्य हम किस लिए उत्पादन कर रहे हैं, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जा रहा है, हमने कहा कि उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण मेरा है। और जब मेरा नियंत्रण है तो मैं स्वतंत्र भी हूं। क्या हूं, मैं स्वतंत्र हूं कि कितना उत्पादन करना है, कितना क्वांटिटी उत्पादित करना है, ये सब मेरे ऊपर, कैसी क्वालिटी देना है, ये सब मेरे ऊपर पाया जाएगा, डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि एक क्वालिटी कैसी होगी सर, एक क्वांटिटी क्या हो सकेगी सर। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी विचारधारा के लोग रहते हैं और पूंजीपतियों का उत्पादन पर नियंत्रण पाया जाता है, वहां पर एक व्यक्ति उत्पादन करने वाला नहीं होता, कई सारे पूंजीपति बैठे उत्पादन कर रहे होंगे। और जब बहुत सारे पूंजीपति मार्कर का उत्पादन कर रहे हैं, या कार का उत्पादन कर रहे हैं, या कंप्यूटर का उत्पादन कर रहे हैं, किसी भी वस्तु की बात कर लो मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि एक ही फैक्ट्री, एक ही कंपनी नहीं होगी। यहां पर भी एक पूंजीपति उत्पादन कर रहा है, यहां पर भी एक पूंजीपति उत्पादन कर रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि वहां पर कंपटीशन पाया जाएगा। तो अगर एग्जामिनर ये पूछ लिया कि तीन अर्थव्यवस्था या चार अर्थव्यवस्था का नाम दे दिया और कहा कि इन निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है
अब बच्चों के दिमाग में चीजें आती ही नहीं है। ये प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या पूछ रहा है? कंपटीशन पाया जाता है काहे में? वस्तु के उत्पादन में। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है जितने दक्ष होगा, जितने कुशल होगा, वह उतना ही ब्रांडेड होगा और उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसको लाभ भी ज्यादा होगा मेरे भाई। इसलिए उत्पादन पर जब मेरा नियंत्रण है तो मैं जितना चाहूंगा उतना उत्पादन करूंगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। बाजारी अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है सर? इसलिए कहा जाता है कि बाजार को ध्यान में रखते हुए, और बाजार मीन्स ये कि सब्जी मंडी या गल्ला मंडी या क्या कहते हैं आपका कपड़ा मंडी, इससे मत ले लीजिएगा। एक देश भी बाजार है और सभी देश क्या हैं? बाजार हैं। सभी देश बाजार हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार। और देश में बाजार की बात करेंगे तो राष्ट्रीय। अब बात यह होती है कि ऐसे अर्थव्यवस्था में जो रिक्वायरमेंट होंगे उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हम उत्पादन करना चाहेंगे कि बाजार में अगर हम ये मार्कर उत्पादन करते हैं तो कितना इसका सेल हो जाएगा, कितनी डिमांड है, उसका अनुमान हम लगा करके उत्पादन कर सकेंगे। तो उसको कहा जाता है बाजारी अर्थव्यवस्था। और निजी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है कि इन सब साधनों पर नियंत्रण मेरा है। तो ऐसे कंडीशन में वस्तु पर नियंत्रण भी किसका होगा? मेरा होगा। और जहां पर निजी व्यक्तियों का वस्तु पर नियंत्रण पाया जाएगा उसे कहा जाएगा निजी अर्थव्यवस्था, बाजारी अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर पूछा जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, तो आप कह दीजिए कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर नियंत्रण किसका होगा? उत्पादन पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होगा। किसका होगा मेरे भाई? निजी व्यक्तियों का होगा। उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। इसे किस किस नाम से जाना जाता है? इस नाम से जाना जाता है। अब क्या विशेषता है, थोड़ा इसको और देख लेते हैं। थोड़ा सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में अगर हम बताएं बच्चों, तो इसमें कुशल व इसमें इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेवाओं के कीमत का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है? मांग एवं आपूर्ति के द्वारा। मांग एवं आपूर्ति के आधार पर तय किया जाता है। आपूर्ति के आधार पर तय किया जाता है। आधार पर तय किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। तय किया जाता है। सबसे पहली विशेषता क्या पाई गई कि इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है? मांग एवं आपूर्ति के आधार पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो वस्तुओं का कीमत निर्धारित करता है निजी व्यक्ति की, इस कितने कीमत हम इसका रखेंगे, तो ये किसके आधार पर तय करेगा कि हम जिस वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं उसका बाजार में कितना डिमांड है, और उस डिमांड को रखते हुए हम क्या तय करेंगे? प्राइस तय करेंगे। तो अगर कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण किया जाता है, तो आप उत्तर देंगे मांग एवं आपूर्ति के आधार पर तय किया जाता है मेरे भाई। और इसमें दूसरी जो विशेषता है, वो दूसरी विशेषता क्या है जरा देखें। दूसरी विशेषता जो है, इसमें इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन में
उत्पादन में कार्यकुशलता और दक्षता पाई जाती है। कार्यकुशलता और दक्षता पाई जाती है। और दक्षता क्या पाई जाती है? दक्षता पाई जाती है। कार्यकुशलता तथा दक्षता पाई जाती है तथा इसी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। वस्तुओं के उत्पादन में क्या पाई जाती है? वस्तुओं के उत्पादन में तीसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं, तीसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन में क्या पाई जाती है? प्रतिस्पर्धा पाई जाती है मेरे भाई। एक सेकंड बच्चों, वस्तुओं के उत्पादन में क्या पाई जाती है? वस्तुओं के उत्पादन में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो ये ध्यान से, वस्तुओं के उत्पादन में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो अगर पूछ लिया गया कि प्रतिस्पर्धा किस पर उसमें पाया जाता है अर्थव्यवस्था में, तो यह ध्यान रखिएगा इसी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। तो यहां पर हमने पूंजीवादी अर्थ विचारधारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, यह बात हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात आती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार दिया किसने? किसने कहा कि उत्पादन पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? तो बच्चों यहां पर हम थोड़ी सी बात को आगे और बताना चाहेंगे। यहां पर यह कहना चाहेंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। किसको माना जाता है भैया? एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। इन्होंने ये कहा, ये चूंकि दुनिया के महान अर्थशास्त्री हैं और इनकी एक पुस्तक थी जिसको हमने पिछले क्लास में स्लाइड में बताया था कि इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले अपनी जो पुस्तक जो लिखी थी वो 1776 में पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1789 में आजाद हुआ अमेरिका, और जब बात आई कि अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए, अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उन सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अधिकतम क्या हो जाए? संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त किया जाए। तो इन्होंने कहा कि जिससे अर्थव्यवस्था का क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। तो इन्होंने सबसे अच्छी बात जो बताई और कहा इन्होंने कि अर्थव्यवस्था पर अगर अच्छा तरह से सुचारू रूप से चलाना हो तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उस पर सरकार का हस्तक्षेप बस एक दायरे तक हो, यानी सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। चूंकि संसाधनों पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का है तो निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाए और वह अपने अनुसार वस्तु का उत्पादन करके आपूर्ति कर सकेंगे और लाभ कमा सकेंगे। तो इनका सुझाव यह था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का जब बाउंडेशन नहीं रहेगा तो लोग अपने अनुसार अपना पैसा लगा करके उत्पादन करेंगे तो देश का विकास क्या होगा? तेजी के साथ होगा। तो जो पूंजीपति इनका जो सिद्धांत था वो इस नाम से जाना गया। परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे, तो आप उत्तर देंगे एडम स्मिथ साहब थे। और इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? तो इसमें इन्होंने अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। अगर पूछ लिया कि अहस्तक्षेप का सिद्धांत क्या होता है, अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था किसने? एडम स्मिथ ने। सर ये अहस्तक्षेप का सिद्धांत या लेजेस फेयर थ्योरी क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लेजेस फेयर थ्योरी कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। और अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था
किसने? एडम स्मिथ साहब ने। और इस अहस्तक्षेप के सिद्धांत का तात्पर्य क्या था? जिसका तात्पर्य है जिसका तात्पर्य है जिसका तात्पर्य है अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम से कम हो। क्या हो? अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण या उत्पादन पर नियंत्रण, चाहे जो कहे, अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर नियंत्रण, अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर नियंत्रण सरकार का कम से कम होना चाहिए। सरकार का कम से कम होना चाहिए। और जब सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा तो इसका मतलब है कि निजी व्यक्तियों के हाथों में अर्थव्यवस्था को क्या किया जा रहा है? सौंपा जा रहा है। यानी सरकार केवल रूल और रेगुलेशन बता देगी और नियंत्रण उसका नहीं होगा। और जब सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो संसाधनों पर जो संसाधन है वो ज्यादातर निजी व्यक्तियों के, पूंजीपतियों के हाथ में है। और पूंजीपति अपने अपने अनुसार वस्तु का उत्पादन करते रहेंगे और लोगों को सेवाएं प्रदान करते रहेंगे और वस्तुओं को उपलब्ध कराते रहेंगे। तो देश का तेजी के साथ क्या होगा? विकास होगा। तो इनका उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए कि लेजेस-फेयर थ्योरी का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का नियंत्रण कम से कम होता है उसे कहा जाता है लेसेस फेयर थ्योरी या अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अब यहां पर दूसरी बात जो आपको समझनी है वो इसमें यह समझना है कि जनक जाने एडम स्मिथ चाहे। अब बात आती है कि इस विचार का, इस सिद्धांत की बड़ी आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई कि जब आखिर एक अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो दूसरी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति क्यों हुई? इसी तरह से संसाधन पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता रहता और वस्तुएं उत्पादन होती रहती और सेवाएं प्रदान की जाती रहती। तो बच्चों, सभी देशों में एक स्तर के एक समान लोग नहीं रहते हैं। वहां पर कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ मध्यम, अलग अलग स्तर पे लोग होते हैं। तो अलग अलग लोगों के डिमांड भी होंगे और अलग अलग लोगों के डिमांड होंगे तो अलग अलग वस्तुएं भी उत्पादित की जाएगी। और जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजीपति से इससे मतलब नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति मध्यम है कि लोअर है कि अपर है। वो देखता है कि हम अपर क्लास के लोगों के लिए उत्पादन कर रहे हैं और हमारा अगर इतना उत्पादन कर रहे हैं तो इतना सेल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करते हैं तो उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि समाजवादी जो दूसरी अर्थव्यवस्था आई वो समाजवादी अर्थव्यवस्था आई। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये क्यों आया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा थी एडम स्मिथ साहब की, इसकी आलोचना किसने की? ये सब बातें हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ाने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे बच्चों कि आखिर समाजवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है तो आप लोग समझ गए होंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, सबसे पहले आप इसको डिफाइन करिए सर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था, मेरे भाई ऐसे लिखे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, जिसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का, राज्य का, मेरे भाई सरकार का
सरकार का या देश का पाया जाता है, पाया जाता है, और उत्पादन का मुख्य उद्देश्य, उत्पादन का मुख्य उद्देश्य और उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण की भावना होती है, लोक कल्याण की भावना होती है, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिभाषा हमने दे दिया बच्चों कि आखिर ये बताइए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों आई। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक कौन थे? एडम स्मिथ साहब थे। और एडम स्मिथ साहब ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम से कम होना चाहिए, निजी व्यक्तियों के हाथों में संसाधन को सौंप देना चाहिए और अपने अपने अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और देश का विकास होगा। लेकिन इस विचारधारा को उन्होंने, आपको सुना होगा, एक महान सुधारक, विचारक और क्या कहते हैं, सोशलिस्ट और जिसको कहा जाता है फिलासफर, आप सुने होंगे कार्ल मार्क्स का नाम। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या जाना जाता है? जनक। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन कहे जाते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने एडम स्मिथ की जो बात निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपने की बात कही गई, उन्होंने एक बात निष्कर्ष निकाला कि आखिर ये बताओ साहब, जब पूंजीपति वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो ये बताइए जो मार्कर बनाया गया, उस मार्कर में नियंत्रण, उस मार्कर के साधनों पर नियंत्रण तो निजी व्यक्ति का है, तो लाभ भी निजी व्यक्ति को होगा। लेकिन यह बताइए कि जो लेश्रम वगैरह हैं, उनको उसमें कितना लाभ हो रहा है? उसमें उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जा रहा है, लाभ कितना भी होगा वो कौन प्राप्त करेगा? पूंजीपति प्राप्त करेंगे। लेकिन जो श्रमिक है, उस श्रमिक का उत्पादन में सबसे ज्यादा रोल होता है, और उस उत्पादन में सबसे कम पैसा किसको दिया जा रहा है? श्रमिक को दिया जा रहा है। तो श्रमिक हतोत्साहित होंगे कि प्रोत्साहित होंगे? हतोत्साहित होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के सारे श्रमिक एक हो जाएंगे, और उससे क्या आएगी? क्रांति। और जब क्रांति आएगी मेरे भाई, तो अर्थव्यवस्था में विस्फोट होगा। ऐसी स्थिति में कार्ल मार्क्स साहब ने कहा कि उत्पादन पर नियंत्रण उसका होना चाहिए जो सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करे। और सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जब उत्पादन किया जाएगा, सभी लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे, तभी सभी लोगों का विकास। तो इनका कहने का तात्पर्य, जब सभी लोगों के लिए जो बात सोच सकेगी, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार सोच सकेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के लिए सभी व्यक्ति मेरे भाई एक समान होते हैं। ना उसके लिए कोई छोटा है, ना उसके लिए कोई बड़ा है, ना कोई उसके लिए मध्यम है। और जब सरकार का नियंत्रण पाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का कल्याण हो। और जब लोगों का कल्याण होगा, तभी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? विकास होगा। ये बात किसने कही? कार्ल मार्क्स ने कही। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 38 और 39।
38 कहता है 38 को कहा जाता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। जब सभी व्यक्तियों को सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक रूप से न्याय मिलेगा तभी सभी लोगों का क्या होगा, कल्याण होगा। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सरकार का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। तो बच्चों लोक कल्याणकारी, यहां पर जो प्रश्न बनेगा कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण राज्य या सरकार का पाया जाता है या देश का पाया जाता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था और उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण की भावना होता है। मेरे भाई इसको ध्यान से सुनिए मेरे भाई, लोक कल्याण की भावना होता है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं इसका। और ये राज्य, सरकार और देश, ये तीनों, उत्पादन पर नियंत्रण किसका होगा, सरकार का होगा। चाहे सरकार कहे, चाहे राज्य कहे, चाहे देश कहे, एक ही बात है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 12 ये कहता है कि राज्य का मतलब राज्य विधानमंडल, केंद्र विधानमंडल, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार एवं स्थानीय सरकार, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई। और जब राज्य के अंतर्गत आते हैं तो इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लोगों का कल्याण। और लोगों का कल्याण होगा तो नो डाउट देश का क्या होगा, विकास होगा। और कार्ल मार्क्स साहब ने साफ साफ कहा कि जो एडम स्मिथ साहब ने जो संपत्तियों पर, संसाधन पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का दे रहे हैं, उससे अर्थव्यवस्था में असमानता पाई जाएगी, विषमता उत्पन्न होगी। और क्यों सर, क्योंकि अमीर अमीर होता जाएगा, पूंजीपति और लाभ प्राप्त करता चला जा रहा है, अमीर अमीर हो जाएगा, श्रमिक श्रमिक होता जाएगा। और ऐसी विषमता देश में क्या होगी, विस्फोटक होगी। इसलिए ये लोगों के हित में नहीं होगी। तो इस विचारधारा को किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने। इसीलिए कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। इस बात को, अब सर इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो इसका उदाहरण रूस, चीन, क्यूबा। सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण आपने नहीं बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा पर अगर देखें तो उदाहरण में आप कह सकते हैं यूएसए, कनाडा, यूएसए, चलिए बच्चों, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब क्या हैं, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है मेरे भाई। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो गए। और इधर फिर और रूस, चीन, क्यूबा क्या हो गया, समाजवादी। देखिए समाजवादी जो की उत्पत्ति, जो शुरुआत की गई थी वो सोवियत संघ रूस से की गई थी, लेकिन जो फायदा लिया वो किसने लिया, चीन ने लिया। क्योंकि इन्होंने जो स्टार्टिंग की और स्टार्टिंग को ध्यान में रखते हुए जो देश तेजी से आगे गया वो गया चीन। क्योंकि चीन ने, एक होता है समाजवादी, एक होता है साम्यवादी मेरे भाई, समाजवादी, और एक होता है साम्यवादी। समाजवादी रूस और साम्यवादी चीन। कौन है, चीन। सर समाजवादी साम्यवादी में कुछ अंतर होता है क्या, जी अंतर होता है चीज वही, जब समाजवाद चरम पर होता, समाज मतलब समझते हैं समानता, क्या होता है, समानता से लिया गया है समाजवाद से। और जब समानता अपने चरम पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, साम्यता, साम्य। और उस विचारधारा को क्या कहा जाता है, साम्यवादी विचारधारा। तो समाजवादी समानता की बात यहां पर की गई, लेकिन देश फायदा किसने लिया, चीन ने लिया। आज देखते होंगे कि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदार हुआ है। और भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदारी किसके साथ है, चीन के साथ। लेकिन कोविड-19 से जो ग्राफ गया वो अब पीछे जा रहा है, क्योंकि चीन की पॉलिसी भारत को समझ में आ गई है। यहां पर बहुत विस्तार के साथ चीन और भारत की चर्चा करने लायक
नहीं है, नहीं तो आगे और बातें बढ़ेंगी, ठीक है, उसको किसी और क्लास में लेंगे। तो मेरे भाई, रूस, चीन, क्यूबा, ये ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? समाजवादी। तो यहां से किस टाइप के प्रश्न बनेंगे बच्चों? समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? जिस पर नियंत्रण, उत्पादन पर नियंत्रण सरकार का पाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण की भावना होता है, और लोक कल्याण की भावना होता है। इसके जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। और समाजवादी अर्थव्यवस्था के, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग की गई थी वो कहां से की गई थी? रूस से। और जो इस चरम पे गया वो कहां गया? चीन पे गया। अब इसमें आगे जो नेक्स्ट अर्थव्यवस्था आएगा बच्चों, वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। जरा उसको भी देखें, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और तब हम आपको तुलना कराते हैं। और आप लोग सुने होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों विचारधारा जिसमें पाई जाती हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। सर क्या विशेषता पाई जाती है? जैसे मैं लिख रहा हूं, पहले लिख दूं परिभाषा, ताकि आप लोगों को नो डाउट नोट्स बनाने में कोई दिक्कत न आए। तो जिस अर्थव्यवस्था, जब जिस देश में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या विशेषताएं पाई जाती है? अर्थात पूंजीवादी अर्थात पूंजीवादी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की विशेषता बताता हो, निजी क्षेत्र की विशेषता बताता हो, निजी क्षेत्र की विशेषता बताता हो। और समाजवादी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता बताता हो, सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता बताता हो, उसे सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता बताता हो, उसे कौन सा कहा जाता है? उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए परिभाषा से मैं आपको समझा रहा हूं, कहा जाता है। सर परिभाषा आपने क्या लिखा? और यही पूछा जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो आप ध्यान रखिए, जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी भी विशेषताएं भी पाई जाती है और समाजवादी दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। क्या विशेषताएं? कैसी विशेषताएं? उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण निजी व्यक्ति का भी पाया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र का भी पाया जाता है। सार्वजनिक मतलब समझते हैं? सरकार का भी नियंत्रण पाया जाता है और निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण पाया जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो ऐसी इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कही जाती है? मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाती है मेरे भाई। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। अच्छा ये मेरे भाई एक बात बताओ, आज बीएसएनएल का भी उत्पादन किया जा रहा है कि नहीं? तो बीएसएनएल किसका है मेरे भाई? भारत सरकार का है कि नहीं है? जियो है, एयरटेल है, वोडा है, टेलीनार है, यूनिनार है, पता नहीं कौन कौन नार हैं। बात समझते हो कि नहीं? तो ये सब क्या है? प्राइवेट। और बीएसएनएल क्या है? सरकारी। आप देखते हो कि सरकारी स्कूल भी चल रहा है, प्राइवेट स्कूल भी चल रहा है, सरकारी परिवहन भी चलाए जा रहे हैं, प्राइवेट परिवहन भी चलाए जा रहे हैं। सरकारी
हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। तो उत्पादन दोनों के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं, दोनं के द्वारा सेवाएं दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। और जहां पर ऐसी विशेषताएं पाई जाती है बच्चों, उसको कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित। और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था को कब घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, नेहरू सरकार ने नेहरू सरकार ने अपनी प्रथम औद्योगिक नीति, अपनी प्रथम औद्योगिक नीति, अपनी प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा की थी। क्या की थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा की थी। नेहरू सरकार ने अपनी प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में, जबकि आप लोग देखते हैं जब अर्थव्यवस्था उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का दौर आता है, 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी बच्चों, उस नई आर्थिक नीति में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव किया गया और अर्थव्यवस्था को नया मोड़ दिया गया। उसको एक अलग नीति से जानी गई जिसको कहा गया नई आर्थिक नीति। वहां पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से निजी और सार्वजनिक दोनों के लिए खोल दिया गया था। लेकिन उसमें आप सुने होंगे कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, अर्थात पूंजीवादी या निजीकरण की ओर ज्यादा फोकस किया गया। जबकि जब देश आजाद हुआ था तो सार्वजनिक क्षेत्र, समाजवादी की ओर ज्यादा झुकाव था और पूंजीपतियों के द्वारा भी उत्पादन किया जाएगा, सरकार के द्वारा भी किया जाएगा, लेकिन उसमें सरकार का रोल ज्यादा होता था, प्राइवेट का कम होता था। लेकिन औद्योगिक नीति 1991 के बाद प्राइवेट का रोल ज्यादा हो गया, सरकार का कम हो गया। तो उधर राष्ट्रीयकरण का दौर चल रहा था। अब 91 के बाद क्या आ गया? निजीकरण का दौर आ गया। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ बच्चों, जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा की तो आप लोग एक बात बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। एक शब्द है आर्थिक नियोजन। भारतीय संविधान की सातवीं सूची की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन शब्द को रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आर्थिक नियोजन। सर ये आर्थिक नियोजन क्या होता है? सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन को रखा। ये बार बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है इस बात को कि पूछा जाएगा कि आर्थिक नियोजन संविधान के किस अनुसूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की सातवीं अनुसूची का विषय है। किस सूची में का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और सर इस आर्थिक नियोजन का तात्पर्य क्या है मेरे भाई? आर्थिक नियोजन अंडरलाइन कर लीजिए, सीधे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, किस अनुसूची का विषय है। और आर्थिक नियोजन का मतलब होता है इकोनॉमिक प्लान, यानी कि जो अर्थव्यवस्था को चलाया जाएगा वो किस आधार पर चलाया जाएगा, उसके लिए जो प्लान किया गया उसी को कहा गया आर्थिक नियोजन। जो कि बाद में उसका विस्तार किसने लिया? पंचवर्षीय योजना ने। और आप सुने होंगे कि भारत में तब 1 अप्रैल 1951 को
1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। क्या की गई? पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। तो बच्चों एक बार फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बस तुरंत हम क्लास को ओवर हो चुका है। सर मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? जिस देश में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों की विशेषताएं पाई, दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की विशेषता बताता हो और समाजवादी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक मतलब सरकारी क्षेत्र की विशेषता को बताता हो, उस अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी यहां पर नियंत्रण सरकार का भी होगा उत्पादन पर और निजी व्यक्ति का होगा। इसको हमने परिभाषित किया। उसके बाद नेहरू सरकार ने अपनी प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या घोषित किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाएगा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक उनको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक जेएम कीन्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जेएम कीन्स को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी घोषित किया तो यह सोचा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब कैसे चलाया जाएगा, किस तरह से चलाया जाएगा, उसके लिए प्लान किया जाए और उस प्लान का नाम दिया गया आर्थिक नियोजन। और आर्थिक नियोजन का जो विस्तार किया गया वो किस नाम से जाना गया? पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना गया, जो 1 अप्रैल 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। तो बच्चों आज हमने आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण बताया, अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण बताया, वो पहला आधार कौन सा है? पहला वर्गीकरण कौन है? उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर कितने टाइप की अर्थव्यवस्था होती है? 3, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। और पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था तीनों को हमने डिफाइन किया, तीनों की विशेषताएं बताया और इनसे महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बताया, और आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी बताया। तो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।